नमस्कार। रविंद्र भाटी की बाड़मेर सीट में चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। शनिवार को एनडीटीवी राजस्थान को दिए खास इंटरव्यू में भाटी ने यह बयान दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद मोदी है। अब इससे संकेत ये मिलता है कि बीजेपी के कैलाश चौधरी चुनाव जीते या निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते, एनडीए की ही ये जीत हो सकती है। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के स्थानीय नेता भी बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। आरएलपी की ओर से आधिकारिक रूप से यही कहा जा रहा है कि स्थानीय नेताओं का व्यक्तिगत संपर्क भले ही बीजेपी से हो रहा हो, लेकिन आरएलपी कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन का ही हिस्सा है। लेकिन इस बात पर वो कब तक अडिग रहेंगे? अब ये तमाम संभावनाएं जो अब आने वाले वक्त में बन सकती हैं और इन्हीं तमाम संभावनाओं पे आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार की भी अगर बात करें तो उम्मीदवार बेनीवाल टिकट मिलने से महज 5 दिन पहले ही आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। सामाजिक समीकरण की भी बात करेंगे, उसमें मुकाबला किस किस के बीच है, कौन से मतदाता हैं जो कि ज़्यादा प्रभावी इस क्षेत्र में हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी को खासकर उनका राजपूत समाज पूरी ताकत से समर्थन दे रहा है, वो दावा करते हैं। लेकिन कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि जाटों की बीजेपी से नाराज़गी और मुस्लिम मतदाता के वोट के दम पर वो सीट निकाल भी सकती है। तो बाड़मेर में क्या समीकरण है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हेमंत भाई गोयल जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और राजू माली हमारे संवाददाता बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेमंत भाई गोयल आपके पास आ रहा हूँ। हेमंत सर, बाड़मेर की सीट निश्चित रूप से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में वन ऑफ दो सीट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस पर सबकी नज़र बनी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ग्राउंड पर भी अब चर्चाएं इस पर्टिकुलर सीट को लेकर के, यहाँ के समीकरण को लेकर हो रही हैं। लेकिन अब इसमें नया मोड़ ये निकल के आ रहा है कि आरएलपी के कार्यकर्ता अगर ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी या एनडीए को समर्थन अपना देंगे आने वाले वक्त में, स्थानीय स्तर पर ही सही, तो क्या प्रदेश स्तर पर भी नतीजों के बाद आरएलपी अपना समर्थन एनडीए को दे सकती है? देखिए, आरएलपी की बात करें तो आरएलपी चूंकि नागौर से कांग्रेस गठबंधन के साथ है, और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से नाराज होकर यहां पर बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया है, उससे तो ये लगता है कि हो सकता है कि अगर नागौर से आरएलपी प्रत्याशी जीतते हैं हनुमान बेनीवाल, तो वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह का आरोप हरीश चौधरी को लेकर लगाया है, हालांकि अशोक गहलोत की मंशा से आरएलपी का और कांग्रेस का गठबंधन नागौर में हुआ, और हनुमान बेनीवाल वैभव गहलोत का प्रचार करने जालौर सिरोही भी गए, लेकिन हरीश चौधरी पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। हरीश चौधरी के साथ उनकी पुरानी अदावत है, और इसीलिए, और चूंकि उम्मीदवार जो आरएलपी के बहुत प्रमुख नेता थे, उनको हरीश चौधरी ही कांग्रेस में लेकर गए थे, और हरीश चौधरी इसलिए भी लेके गए थे कि बायतू से उन्होंने उम्मीदवार को ही पराजित किया था 910 वोटों से। तो अब हरीश चौधरी की अदावत और हनुमान बेनीवाल और इन दोनों की अदावत क्या गुण खिलाएगी? हो सकता है ये एनडीए के पक्ष में आने वाले टाइम में जा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर अब बीजेपी प्रत्याशी की तो स्थिति मजबूत हो गई है, ये मैं मान के चलता हूं। और चुनावों में अगर आरएलपी की पर्टिकुलरली बात करें सर, तो कितनी सीटें आरएलपी इस बार इस लोकसभा चुनाव में अपने लिए अपेक्षा तो वो ज्यादा की ऑफ कोर्स बताती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कुछ सीटों पर क्या आरएलपी अपना प्रभाव दिखा पाएगी? आरएलपी तो केवल एक नागौर सीट पर ही इनका कांग्रेस और उनका गठबंधन है, वही सीट अगर ये निकाल ले तो अच्छी बात हो सकती है। बाकी तो बाड़मेर में तो इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, और खासतौर से इसलिए दिया है कि हनुमान बेनीवाल उम्मीदवार के कांग्रेस ज्वाइन करने से उनसे खफा थे। उन्होंने पहले भी इस तरह का एक बयान दिया था कि हम नेता हम तैयार करते हैं, अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो उससे कोई फर्क आरएलपी पे पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो आरएलपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गए थे। तो इससे आरएलपी को एक बड़ा झटका लगा उम्मीदवार और पुखराज गर्ग के पार्टी छोड़ने से। तो मुझे नहीं लगता कि और कोई सीट पर आरएलपी कोई खास प्रभाव छोड़ पाएगी। हाँ, नागौर की सीट है, वो अगर ले पाते हैं तो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो फिर दोबारा से एनडीए के साथ जा सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। राजू माली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता बाड़मेर से। राजू, लगातार बाड़मेर में भी एक्शन इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान देखने को मिला, मतदान प्रतिशत भी सबसे ज्यादा वहां पर रहा है। अब मतदान के बाद सबसे पहले आप ये जानते हैं आपसे कि क्या कुछ वहां पर रुझान निकल करके आ रहा है, आपकी लोगों से बात होती है, क्या कुछ अभी समझ में आ रहा है?
जी, राहुल, बताना चाहूंगा कि यहाँ जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके अलग अलग दावे हैं। रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है वो युवाओं का उनके प्रति जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, जनता यहाँ से बदलाव चाहती है और इसी को लेकर ये मतदान प्रतिशत है जो बढ़ा है। और निश्चित रूप से जो आगामी 4 जून है उस दिन जो नतीजे निकलेंगे वो उनके पक्ष में निकलेंगे। तो मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है उसका सीधे तौर पर फायदा उन्हें मिलेगा। जी राहुल। तो तमाम दावे अलग अलग पार्टियां कर ही रही हैं, उनको लग रहा है कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत जो है उनके पक्ष में जाएगा। लेकिन एक प्रतिशत ये भी है कि आगे चल के राजू इसको इस तरीके से समझते हैं कि स्थानीय स्तर पर अगर वैचारिक रूप से देखें तो और आरएलपी के लोग अगर वैचारिक रूप से वो ग्राउंड पर कुछ ही कार्यकर्ता ही सही, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो वैचारिक रूप से एनडीए के प्रति हमारा समर्थन हो सकता है, तो क्या उसको अगर थोड़ा ऊपर लेवल पे देखें तो क्या प्रदेश स्तर पर भी आरएलपी वैचारिक रूप से आने वाले वक्त में एनडीए को समर्थन दे सकती है? जी, बाड़मेर स्तर की जो बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं लगता। जो कार्यकर्ता जो आरएलपी के जो थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जात पे, तो वो उनका कहने के लगता है कि उनका निजी फैसला था, क्योंकि इतने कार्यकर्ता भी नहीं थे। जब दोबारा उसी दिन शाम को जब एक आरएलपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई तो उसमें जिले के तमाम पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या वो थी। उन लोगों ने मिलकर जो दिन में जो 4-5 कार्यकर्ता ने मिलकर जो पीसी की थी, तो उसका खंडन करते हुए कहा था कि हम लोग गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं और हम मजबूती के साथ पिछले 1 महीने से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान एक कर रहे हैं और हम उसी के साथ रहेंगे। अब एक रात का समय बचा है और ऐसे में कहीं जाना ये गलत बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं कि आरएलपी की जो पार्टी के स्तर के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, कुछ हो सकते हैं, अपवाद हो सकता है, एक तो कार्यकर्ता, 5 कार्यकर्ता पदाधिकारी हो सकते, उनका आरोप भी था कि हमारी उपेक्षा हुई है कांग्रेस पार्टी गठबंधन के बाद में, जो नेता है जो उनका मान सम्मान उन्हें नहीं दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होता है ऊपर। जी ठीक है। और वो आगे वाले वक्त में, हालांकि अब राजनीति में जब चीज़ें बदलती हैं तो वो एक रात में बदल जाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी जो है वो इस तरह के हालात नहीं लग रहे हैं। लेकिन हेमंत भाई गोयल सर, एक बाइट में आपको सुनवाता हूं। कल एनडीटीवी से बातचीत कर रहे थे रविंद्र सिंह भाटी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी पसंद के तौर पे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। वो सुनवाता हूं आपको एक बार, उसके बाद इस पे जरा चर्चा करेंगे कि इससे आगे क्या संभावनाएं निकल रही हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं आप? 2024 में भारत का प्रधानमंत्री रविंद्र सिंह भाटी के हिसाब से कौन होगा? मोदी जी। इस मुस्कान से जरा थोड़ा सा और जरा जाते हैं डिटेल में, इस मुस्कान के पीछे चलते हैं। भाटी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? आपके कमेंट जानना चाहता हूं। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत एक्टिवली अच्छा काम कर रहे हैं, वीर के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं और मुझे पूरा भरोसा है अच्छा ही होगा, आने वाला समय बढ़िया होगा। कितने मतों से आप जीत रहे हैं? आपका दावा कितने मतों से है जीतने का? जनता का आशीर्वाद रहेगा, एक ऐतिहासिक जीत होगी, इस चीज का मैं कह सकता हूं। बाकी 4 तारीख को पेटियां जब खुलेगी तो स्थितियां स्पष्ट। तो हेमंत सर, सुना आपने, रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उनकी पसंद है और उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, क्या अब चुनावों के बाद अगर रविंद्र सिंह भाटी का दावा सच साबित होता है, वो जीतते हैं, तो क्या संभावना यही बनेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी वापस ज्वाइन कर लेंगे? अगर जल्दी में भी नहीं तो आने वाले पॉलिटिक्स में, एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स उनका बीजेपी की तरफ ही रहेगा। देखिए राहुल जी, जाहिर सी बात है कि जब वो इतनी कम उम्र में रविंद्र भाटी विधानसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पे जीत सकते हैं, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को हिला के रख सकते हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। और जब पूरे देश में है मोदी की लहर है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो भला रविंद्र भाटी क्यों कांग्रेस के साथ बैठेंगे, क्यों निर्दलीय बैठेंगे? वो तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी के साथ ही बैठना चाहेंगे ना। तो ये तो बहुत बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन मैं इस चुनाव को आप थोड़ा सा इस तरह समझने का अपन प्रयास करते हैं कि 2019 में कैलाश चौधरी ने 3,23,000 वोटों से ये चुनाव जीता था और उस समय उनके सामने कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जसोल प्रत्याशी होते थे। आज वो मानवेंद्र सिंह बीजेपी में है, वो कैलाश चौधरी के साथ है, एक बात। दूसरा बात, यहां पर 5 विधानसभा चुनावों में 5 एमएलए बीजेपी के हैं, 2 एमएलए निर्दलीय थे, उनमें एक रविंद्र भाटी, एक प्रियंका चौधरी।
और एक कांग्रेस से। अब प्रियंका चौधरी ने भी कैलाश चौधरी को यहां पर समर्थन दे रखा है, दिया था चुनावों में। तो अच्छा, दूसरा हम देखें तो कांग्रेस के जो, जी बिल्कुल। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात अब ये भी रहेगी कि कांग्रेस पार्टी खुद इस पूरे जो समीकरण बन रहा है उसको किस रूप में देख रही है। अरुण चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जिसकी चर्चा अब होने लगी है बहुत ज्यादा, और जहां पर आप लोगों ने भी पूरा समीकरण बैठाने का प्रयास किया है, वहां पर अपनी स्थिति अभी क्या देख रही है बाड़मेर लोकसभा में? मुझसे सवाल पूछा? जी जी। कमल खिलेगा ऐसा मैं आपको पूरा रूप से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि पूरे देश की निगाहें बाड़मेर और जैसलमेर में टिकी हुई है। लेकिन मैं अपनी ओर से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से जो हमें उन्होंने आश्वस्त किया है और जनता का जो आशीर्वाद है उसके अनुरूप बाड़मेर में पुनः कमल खिलेगा, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूं। ठीक है, ठीक है। बीजेपी विधायक हमारे साथ थे अरुण चौधरी, माफी चाहूंगा। कांग्रेस से भीमराज जाखड़ है हमारे साथ। आपने अपना जवाब दिया अरुण जी, आपने अपनी बात रखी थी। आपको यही कहना ही था कि भाई हम लोग बीजेपी बढ़िया स्थिति में आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपके सवाल पूछूंगा सर। ये भीमराज जाखड़ साहब आपके लिए सवाल था, ये कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति किस रूप में देख रही है बाड़मेर सीट पर? अरुण जी आ रहा हूं आपके पास लौट के। हेमंत भाई कह रहे थे कि बीजेपी की लहर है, मैं सुन रहा था उनकी बात को। बीजेपी की लहर कहीं दिख नहीं रही है। बीजेपी की लहर, बीजेपी का चश्मा उतार के देखेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगी। जब किसान, मजदूर, नौजवान तड़प रहे हो और चंद पूंजीपतियों लाल कारपेट बिछाया जा रहे हो और किसानों मजदूरों से लाठी गोली बंदूक से बात करिए, तो इसको यदि आप हेमंत भाई मोदी लहर कहीं, तो मेरे लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक बार फील्ड का सर्वे देखिए और किसान मजदूरों से भी बात करके दे दिए। ऐसी कमरों में बैठ के बात करना और फील्ड में जाके बात करना। बाड़मेर में जहाँ पारा 48 डिग्री है, राजनीतिक पारा, और धरातल का पारा दोनों 48 डिग्री और का है। बट मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि वहां चुनाव है वो जातिवाद में ज्यादा हावी हो गया है, क्योंकि जाट वर्सेज राजपूत हो गया है। और उस चुनाव के अंदर जाट जाति का जो वोट बैंक था वो सीधा कांग्रेस पार्टी को गया है और माइनॉरिटी और SC/ST का वोट मिला है कांग्रेस को। रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं और सिर्फ उसको इसलिए बीजेपी सपोर्ट करिए। हम चाहते हैं कि एक निर्दलीय विधायक है, कहां से इतना पैसा आ रहा है, हेलीकॉप्टर वहां घूम रहे हैं और इतनी फंडिंग आ रही है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। बट कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी बी टीम बन के टाइम किया। कुछ भारी असामाजिक तत्वों को लाके वहां जो गुंडागर्दी उन्होंने अपनाई, और इसलिए कल ये बालोतरा इस आरोप पर कायदे से तो इस आरोप पर देखिए रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक हैं या वो खुद इस पर वो जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि बीजेपी से अरुण चौधरी साहब हमारे साथ हैं, आप पचपदरा से विधायक हैं और उसी क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं जहां पर ये पूरा मांजरा जो है चल रहा है, तो अरुण चौधरी जी, इस वक्त बीजेपी पर आरोप भी ये लग रहा है कि जैसे भीमराज जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी बी टीम खड़ी कर रखी है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी भी इससे वाकिफ नहीं, वो भी नहीं रखते, वो भी इससे राब्ता नहीं रखते, मना करते हैं वो भी इस बात से। लेकिन अभी बाड़मेर सीट पर कैलाश चौधरी साहब की क्या स्थिति है? मतदान के बाद क्या आकलन है आप लोग का? जैसा कि मैंने बताया राहुल जी कि बाड़मेर के अंदर जो स्थिति है, पूरा देश निगाहें टिकटका के बैठा है कि बाड़मेर और जैसलमेर में इस बार क्या होगा। तो मैं अपनी ओर से और पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर कहता हूं कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर इस बार फिर कमल खुलेगा। मोदी जी की नीतियों और मोदी की गारंटी के तहत जो आम 36 कौम की जनता है, उन्होंने मोदी की गारंटी को विश्वास में लेकर के और मत दिया है। और यहां से मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जैसा कि हमारे जाखड़ साहब ने बताया, बाड़मेर और जैसलमेर की जो स्थिति है वो दूसरे पूरे देश के अंदर यहाँ धोरों की धरती है, और इस धोरों के अंदर सिर्फ अगर विकास किया है तो मोदी जी ने किया है। घर घर चाहे नल हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाने को अनाज हो, और जितने भी सुविधाएं हैं, रहने को मकान हो, ये सब मोदी की गारंटी के तहत मिला है। इसलिए लोगों का पूरा विश्वास है। रविंद्र सिंह भाटी तो कह रहे हैं कि एक उदासीनता है मतदाताओं के बीच में, और उसी वजह से उनका वो आक्रोश निकल के आया है कि नेता उन तक पहुंचते ही नहीं है, उनके गली कूचों तक पहुंचते ही नहीं है, विकास की धारा अभी पहुंची नहीं, शिक्षा में भी कमी है, स्वास्थ्य में भी कमी है, बुनियादी सुविधाओं पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। और बीजेपी के वहां से सांसद हैं, तो जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, फिर उसका क्या आप लोग की तरफ से क्या काउंटर किया गया अपने कैंपेन के दौरान? राहुल जी, आपको मैं ये बता देता हूं कि बाड़मेर के अंदर
आज से आजादी के बाद में अगर कहीं विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास हुआ है। ढाणी ढाणी के अंदर अगर रोडें बनवाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत रोडें बनाई है। लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की अब डबल इंजन की सरकार हमारे देश के अंदर और हमारे क्षेत्र के अंदर अगर विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए लोगों ने अंत में इस तरह का निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ही उचित रहेगा और वो पूरा मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मत दे करके और कैलाश जी को विजय बनाएंगे। भीमराव जाखड़ साहब, आप भी ये ऐसा ही सोचते हैं? आपका गणित भी यही कहता है? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे प्रिय मित्र भाई साहब मेरे सीनियर होंगे, बट मैं इतना दो सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब 80% से अबव आप कृषि और मजदूरी पे निर्भर करती हो और विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा हो, इन दोनों चीजों को कुचला जाए तो कौन सा विकास आप मानोगे? आप विधायक महोदय, आप पिछली बीजेपी सरकार में आई थिंक थे या नहीं विधायक, जब 15,000 स्कूल बंद किए गए तो बीजेपी तो मौन थी, कांग्रेस ने आके स्कूल खोले, 3600 इंग्लिश मीडियम स्कूल आप देख लीजिए खोले। और आप सत्ता में आए थे अभी 2023 के अंदर, आपका घोषणा पत्र में कहा था कम किसानों का गेहूं इसी वक्त निकल रहा है, वो क्या 2800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे और आज 2400 रुपए प्रति क्विंटल मंडियों में बिक रहा है। आप वाकिफ भी है इस चीज से क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है। दूसरी बात कहता हूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप भी इस चीज से वाकिफ है, 1000 गोल्ड मंडियां लगाई थी आपकी सरकार ने, आते ही वो फिलहाल बंद कर दी। और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो सरसों जो अभी फसल निकल रही है वो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहे थे, आज 4,500 मंडियों में बिक रही है। आपके आप मौन है, आपकी पार्टी मौन है। और वो मौन का कारण और बता देता हूं अरुण जी, कि जो विदेश से पाम ऑयल, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल आता है उस पर एक्साइज ड्यूटी जो 34% थी वो आपकी केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने उसको हटा दिया, उसके कारण सरसों सस्ती हो गई। और मुख्यमंत्री जी जहां से आते हैं वो सरसों का सबसे बड़ा बाहुल्य एरिया है, जो सरसों सबसे ज्यादा पैदा होती है, वहां 125 सरसों ऑयल मिल थी, उसमें 100 तो बंद हो गई है और 25 बंद होने के कारण पूरे देश में 40% सरसों ऑयल मिल बंद हो गई है। एक और उदाहरण देता हूं कि 10.73 करोड़ नरेगा मजदूरों को आज से 2 महीने पहले मोदी सरकार ने बाहर निकाला है। न तो इस पे आपके बीजेपी नेताओं का बयान है, न मैंने कभी आपका भी नहीं सुना है कभी भी। तो ये इन मुद्दों को यदि आप पूछ लो ठीक है, आप कौन सा विकास कहोगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं अरुण चौधरी जी से, इसका जवाब ले लेते हैं। जाखड़ साहब, जैसा कि आप बताया, जाखड़ साहब जैसा कि आपने बताया, ये अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। जाखड़ साहब जवाब ले लेते हैं। एक 18 महीने में कच्चा तेल 50 डॉलर सस्ता हो गया अरुण जी, तो आपने कहा था मार्केट से साथ जाखड़ साहब, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जितना किसानों के साथ में अभी पिछले जो 10 साल के अंदर जो इन्होंने किसानों को आगे बढ़ाया, उतना आजादी के बाद से आज दिन तक कभी कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ाया। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आपने ही किसानों के लिए ये कहा था 1 2 3 4 5 और 10 तक गिनी थी, लेकिन क्या हुआ किसानों का? उनका हर्ष देखिए, और उस हर्ष का प्रतिरूप ये है कि आपकी सरकार को हाथ गंवाना पड़ा और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अभी हमें मात्र 2 महीने 3 महीने हुए हैं और उसके बाद में आचार संहिता लग गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की सरकार किसान हितैषी और बिल्कुल किसानों के साथ में पूरा न्याय करते हुए उन सबको अपने के नाम में अपना मानते हुए और कार्य करेगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हाँ, क्या कह रहे हैं जाखड़ साहब, इसका जवाब ले लेते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि विकास किया था मोदी जी ने यूपी की रैली में 2014 और 19 में बोला था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो कहां गई सर? और तीसरा, मैं आपको 4 आदमियों के नाम पूछना चाहता हूं विधायक महोदय, यदि आपको ज्ञात तो बता दे। पहला नाम JM जोशी, जो दाऊद इब्राहिम के पार्टनर है, उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी किस किस आपके बीजेपी नेताओं को दी? शरद मराठे और संजय मरीवाला, आप आई थिंक एक ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसानों को बताएगा कि खेती कैसे की जाती है? ये दोनों आदमी थे काले कानून लाने वाले। एक सेकंड विधायक महोदय प्लीज आप नोट कर लीजिए, मेरी बात में फर्क मिले आप कभी भी बोल सकते हैं। शरद मराठे और संजय मरीवाला को लाने वाला कौन था? और चौथा रॉबर्ट जोरी कौन था जिसने नोटबंदी का आपको आइडिया दिया था? और वो 2 स्पेनिश नागरिक कौन थे जो नोटबंदी? ठीक है, वो विषय बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। जाखड़ साहब विषय पर रहते हैं, ठीक है। तमाम आरोप, ठीक है, विपक्ष की तरफ से अरुण चौधरी के तमाम आरोप लगते हैं। ठीक है जाखड़ साहब, अरुण चौधरी बहुत सारे आरोप लगते हैं। अब ये बताइए कि ओवरऑल राजस्थान के अंदर आप लोग अपने गोलियों से बूंदने वाले अरुण जी और सोयला के अंदर गोलियों से बूंदने वाले कौन थे? ठीक है जाखड़ साहब, सुन लिया, अपने तमाम आरोप लगाए हैं, उसका जवाब भी तो लेना पड़ेगा उनसे, इसीलिए तो उनको आपने इनवाइट करा हमने, है कि नहीं? और इसीलिए आपको किया है, तो सवाल हो गया, जवाब ले लेते हैं। अरुण जी बताइए।
ऐसा है राहुल जी, देश विदेश की नीतियों पे बात करते हैं। ये जो डिबेट है ये बाड़मेर और जैसलमेर के वही कह रहा हूँ को लेकर के डिबेट हो रही है। तो सर जी वही कह रहा किसानों हूँ। से जुड़ा ठीक मुद्दा है, है लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि जब आप लोग प्रचार आप लोगों ने पूरे राजस्थान में किया है तो उसमें मुख्यमंत्री के 4 महीने का एक कार्यकाल और फिर प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं जो कि जिस कैंपेन का मेजर हिस्सा रही हैं, वो कितना प्रभावी रही इस पूरे कैंपेन के दौरान, वो मैं आपसे जानता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं, अरुण जी आप भी सुनिए जाखड़ साहब, कि रविंद्र सिंह भाटी क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री के 4 महीने के कार्यकाल पर, उनकी क्या राय है, क्योंकि तीसरा पक्ष उन्हीं का है ना, कांग्रेस हमारे साथ है, बीजेपी हमारे साथ है, तीसरा पक्ष डाल लेते हैं, फिर अरुण जी से इसका जवाब ले लेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ऑन चीफ मिनिस्टर। भजनलाल शर्मा की 4 महीने की सरकार पर रविंद्र सिंह भाटी का कमेंट। आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव होते ही महीना भर लगभग मुख्यमंत्री जी को निर्वाचित होने लग गया और उसके बाद आचार संहिता लग गई। आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। वर्तमान में अच्छा काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। रविंद्र भाई, बहुत क्यूरोसिटी है लोगों को जानने की, हेलीकॉप्टर में क्या बात हुई राजस्थान के मुख्यमंत्री से आपकी? वो तो आपको पिक करने आए, आपको उन्होंने पिक किया, अपने साथ ले गए, 2 जगह का दौरा कराया, बहुत अच्छी बातचीत करने का प्रयास किया, फिर भी आप नहीं माने। खैर आप वो, लेकिन हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। और मैं शिव हूँ, शिव की जनता ने मुझे आशीर्वाद देके विधायक बनाया, तो जाहिर सी बात है एक विधायक मुख्यमंत्री से मिलता रहता है और नॉर्मली कोई विशेष कुछ भी नहीं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल पर अपनी राय रख रहे थे रविंद्र सिंह भाटी। अरुण जी, आप लोगों ने अपने कैंपेन के दौरान पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और प्रधानमंत्री की योजनाओं के साथ साथ किन और विषयों पर भी अपना कैंपेन रन किया है, किन स्थानीय मुद्दों पर भी? ऐसा है कि इस कैंपेन के दौरान हमने मोदी जी की गारंटी योजना जो इन्होंने पिछले 5 साल में लोगों को दी है, पिछले कार्यकाल के अंदर और इस कार्यकाल के अंदर, उसको लेकर के जनता के बीच में गए हैं हम। और इसके साथ साथ में कांग्रेस की जो कुनीतियां थी, जिनके कारण पिछले 5 साल के तहत ये राजस्थान वापस पिछड़ चुका है, और उस पिछड़े हुए राजस्थान को वापस अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए हमने ये लोगों के बीच में गए हैं। और लोगों का पूरा भरोसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने पूरा विश्वास जताया है, क्योंकि आम जाखड़ साहब तो शायद बाड़मेर जैसलमेर पता नहीं कब आए हैं, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि ये शायद मूलतः यहाँ के रहने वाले नहीं है और मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। गांव ढाणी ढाणी में अगर जाकर के देखें तो लोगों की क्या स्थिति है। जो मोदी जी ने उनको बिजली जो दी है, आज अगर आप देखिए आजादी के बाद आज दिन तक वो किस तरह से बैठे थे, और आज देखिए वो रोशनी का एक बल्ब लगा के बैठे हैं। उनको एक उम्मीद है, ठीक है अरुण जी, ठीक है, के अंदर वो रोशनी। हेमंत सर यही स्थिति है क्या? आम जनता जो है वो भी इस विकास के बदलाव को देख पा रही है इसी रूप में? राहुल जी, कांग्रेस के मित्र कुछ भी कहें, लेकिन हम तो एक बहुत सीधी सी बात ये जानते हैं कि जब तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है तो वो सारी बातें और वो आरोप बिल्कुल गौण हो जाते हैं। आप क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? आप कभी ईवीएम पर आप अंगुली उठाते हैं, कभी आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप अंगुली उठाते हैं। अरे आपके कांग्रेस के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप राम में विश्वास करते नहीं, आप व्यवस्था में विश्वास करते नहीं, आप न्यायपालिका में विश्वास करते नहीं, आप ईडी का आरोप लगाते हैं, तमाम इस तरह की बातें आप करते हैं, आप तमाम इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जनता तो मोदी को, जनता तो बीजेपी को साथ दे रही है, जनता तो बीजेपी को वोट दे रही है। भीमराज जी जरा सुनिए, आप इनकी बात भी सुनिए। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब को मान मर्यादा नहीं रखी आप मैं पूछना चाहता हूँ आप जनता से। ठीक है जाखड़ साहब, आपने अपनी बात रखी थी, हेमंत जी की बात सुन लेते हैं। हेमंत जी की बात सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता से जुड़ी हुई, जनता के दर्द और की एक भी बात आप कह देते, आप तो बीजेपी जिम्मेदारी तो आपकी है ना जाखड़ साहब। हेमंत जी एक मिनट रुकिएगा, जाखड़ साहब ये तो जिम्मेदारी आप लोग की है ना विपक्ष के तौर पर, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर ये मैं कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना, ये अगर सुने भी है। पर हेमंत जी जब फ्री लॉन्सर बैठे हैं तब ये सब बात करनी जरूरी है। बात को सुना भी करो, आप बात को सुना भी करो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हेमंत भाई गोयल की नहीं है, ये जिम्मेदारी जाखड़ साहब आपकी है विपक्ष के तौर पर। अगर ये मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं तो आपको बताना था उनको अपने कैंपेन में।
अगर आप पता उसके चले। उस मुद्दों को बता पाए हैं तो वो नतीजों में आपको दिखेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर नतीजों वो में मुद्दे बिल्कुल एग्जिस्ट देखना करते हैं तो वो पता लगेगा। बिल्कुल तो ये देखने को जिम्मेदारी मिलेगा। प्राथमिक रूप से आपकी है विपक्ष के नाते से। फिलहाल ये चर्चा में फिलहाल इतना ही समय इतना ही था। जाकर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ईमन सर आपका भी शुक्रिया, अरुण चौधरी जी विधायक पचपदरा से हैं, आपने अपना समय दिया, आपका भी शुक्रिया। हमारे संवाददाता राजू माली जुड़ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी। तो एक दिलचस्प ये डिस्कशन रहा, इसमें तमाम अलग अलग विषय भी आए। इस तरह की चर्चाएं लगातार आप लोग NDTV पर करते हैं राजस्थान के चुनावी रण को लेकर के। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।